जय हिंद दोस्तों यहाँ पे हम जो कर रहे हैं सेट नंबर 6 है। अगर आपने पहले वाले सेट नहीं किए वो भी सेट कर लेना। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये केवल सेट ही नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पे टीसीएस पैटर्न जो कि आपका न्यू पैटर्न, जैसे कि अभी आपके जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम चल रहे हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती का हो चाहे ओपन भर्ती का, उनमें जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। और यहाँ से आपको आइडिया यह भी लगता जाए कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सके। और दोस्तों यकीन मान चलो मैं जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम तक करा दूंगा इन प्रैक्टिस सेटों में ही, बस वहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस ये जो मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ सारे आप सॉल्व करते रहना। और यहाँ पे आपको जैसा पेपर आता है यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, इन सभी के मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराता हूँ। और यहाँ से आपको रिवीजन भी होता जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर में फिलहाल अभी पूछे जा रहे हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना, आपका जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जाएंगे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपको वहां पे देखने को मिलता रहेगा। तो मैं जितने सेट करा रहा हूँ वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये जो अभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अभी जो आपके स्पोर्ट कोटा जो वैकेंसी आपकी निकली थी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, उसमें जो क्वेश्चन पूछे तो वो हम यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों अपना टारगेट ये मान के चलना कि अगर आपने यहाँ पे अगर मान चलना कि 35 क्वेश्चन तक आप सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जो भाई 35 टच कर रहे हैं 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आप क्वेश्चन करते समय इसका जो राइट है रॉन्ग है, आपको इस क्वेश्चन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये जरूर मार्क कर लिया करिए। अगर आप 35 तक पहुंच रहे हैं तो आपका 100% कन्फर्म है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जैसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एआरओ जबलपुर में और इसमें पूछा जा रहा है जनसंख्या की पारिस्थितिकी को अध्ययन किसे कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन वहां पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा डेमिकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमिकोलॉजी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आप जब भी पेपर देने जाएंगे आपके सामने ऐसी क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। और दोस्तों ये सारे में आपको न्यू पैटर्न जो आपका टीसीएस पैटर्न उसी के बेस क्वेश्चन कराओ, जिसे फिलहाल अभी आपके आरबी एनएक एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों कुछ पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लें, जैसे यहाँ पे एक दिया जा रहा है ये सिनेकोलॉजी। ये सिनेकोलॉजी होता क्या है, तो पारिस्थितिकी की वह शाखा जो पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना एवं विकास एवं वितरण से संबंधित होती, वो क्या कहलाती, वो आपकी सिनेकोलॉजी आपकी कहलाती है। और यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये ऑटो इकोलॉजी। तो ये ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, तो ऑटो इकोलॉजी होती क्या है, जैसे किसी जीव विशेष या किसी जाति और उसके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, वह आपका ऑटो इकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द्विनाम नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा भी गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा कार्ल लिनियस जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरे एक पॉइंट और नोट करना, जो ये कार्ल लिनियस है इनको जो जगत वर्गीकरण होता है, यानी जो कार्ल लीनियर है इनको क्या कहता है, इनको कहा जाता है जो वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। किसका वर्ग कहा जाता है, जो वर्गीकरण, ये भी पॉइंट नोट कर, वर्गीकरण, वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो लिखा हिटलर, ये हिटलर कौन थे, तो हिटलर को क्या कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने बताया था 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बताया था। और यहाँ पे जो मेंडल नाम दिया जाता है, मेंडल कौन थे, मेंडल जो थे ये आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 3 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होते हैं। और ये क्वेश्चन एआरओ कोलकाता में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा ग्लाइकोजिन एवं तेल। ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो गए, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिन। ये जो तेल दिया जा रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाता है।
और इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, ये टारगेट बना के चलना है कि आपको 35 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं तो करने हैं। तो दोस्तों पहले खुद जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर खुद देने का ट्राई करिएगा। और 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा प्रोटोजोआ दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। जो प्रोटोजोआ समूह होता है ये आपका परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही आपका पुनरुत्पादन करता है आपका। और जो यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, ये जीवाणु होता है, जीवाणु द्वारा क्या होता है, मनुष्य एवं पौधों में आपके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और दोस्तों जो कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक भी आपके होते हैं। जैसे एक मान ये समझ सकते हैं कि शरीर के किसी अंग या तंत्र में अगर सामान्य कार्य ना हो रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रोग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिसीज आपका बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका कोल्हापुर एआरओ में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा बैक्टीरिया दिया जा रहा है, बैक्टीरिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हमें आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका, इसके लिए क्या आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल। क्या आवश्यक होता है, क्लोरोफिल हमारा आवश्यक इसके लिए आपका होता है। ये पॉइंट याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रोटीन युक्त शैवाल कौन सा, यानी इनमें से हमें ये बताना है कि प्रोटीन युक्त शैवाल आपका कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था। तो इनमें से कौन सा प्रोटीन युक्त आपका शैवाल है, तो राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा, जो हमारा क्लोरेला दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, क्लोरेला दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, आप पेपर जब भी दे जाएंगे ना, 1 या 2 क्वेश्चन हर मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आपको केमिस्ट्री का मिले, चाहे फिजिक्स का मिले, चाहे बायोलॉजी का मिले, चाहे जीके का, चाहे मैथ का, एक क्वेश्चन आप या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, क्लोरेला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा सार गैसम होता है, एक नोट करना, जो हमारा एक क्या होता है, जो सार गैसम प्रोटीन होती है, एक नोट कर लेना, जो सार गैसम जो प्रोटीन युक्त हमारा शैवाल होता है, कौन सा होता है, सार गैसम आपका जो होता है, ये अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, यानी जो सार गैसम शैवाल होता है ये अत्यधिक मात्रा में आपका कहाँ पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है, या आपका अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नोट कर लेना, कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक जो महासागर है, कौन सा, अटलांटिक जो महासागर है, वहां पे ये आपका पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। और दूसरा एक पॉइंट और नोट करना, जो आपका स्पाइरुलिना नामक नीली हरी शैवाल भी होती है, ये भी क्या होती है, प्रोटीन से आपकी भरी होती है। क्या नोट करना, जो आपका स्पाइरुलिना, ये भी नोट करना, ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ जेडारो में ये क्वेश्चन आपका आया था, नोट कर लेना। जो स्पाइरुलिना नामक एक शैवाल होता है, रुलिना नामक एक शैवाल होता है, ये भी क्या हो जाता है, ये भी आपका क्या होता है, ये जो होता है आपका प्रोटीन से भरपूर होता है। क्या होता है आपका, ये आपका प्रोटीन से आपका भरपूर होता है। ये भी पॉइंट नोट करना, ये भी आपका लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि ऐसे जिस्मोस्पर्म को अंकित कीजिए जिनमें स्तनधानी नहीं होता, जिनमें क्या होता है, स्तनधानी आपका नहीं होता, ये हमसे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में आपका पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे जो आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो स्पोर्ट कोटा की जो वैकेंसी निकली थी उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आप ये सारे क्वेश्चन टारगेट ये मान चलना कि हमें 35 तक क्वेश्चन करने हैं, तो करने हैं कैसे भी करके। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नीटम। क्या हो जाएगा, नीटम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि कवक लाइकेन जो कि काष्ठ पर वृद्धि करती हैं क्या कहलाती हैं। और ये क्वेश्चन का एआरओ अंबाला में आपका पूछा भी गया था।
तो वो क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगी आपके लिग्नोकोलस। क्या कहलाती, वो आपकी लिग्नोकोलस कहलाती। क्या कहलाती, वो आपकी लिग्नोकोलस आपकी कहलाती। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, जो दिया गया सेक्सी कोलस दिया गया, जो ये सेक्सी कोलस दिया जा रहा है ये क्या होता है, ये क्या होता है, चट्टान पर उगने वाले लाइकेन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपको, ये चट्टान पर उगने वाले क्या होते हैं, चट्टान पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं, चट्टान पर उगने वाले लाइकेन होते हैं, ये क्या होते हैं, सेक्सी कोलस में आ जाते हैं। और यहाँ पे एक दिया जा रहा है जो हमारा टेरिकोलस दिया जा रहा है, तो टेरिकोलस क्या होता है, ये मिट्टी पर उगने वाले लाइकेन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं, ये भी नोट कर लेना, ये क्या होते हैं, मिट्टी पर उगने वाले क्या होते हैं, लाइकेन आपके होते हैं। मिट्टी पर उगने वाले ये आपके लाइकेन हो जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गलत मतलब सुमेलित नहीं है, और ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, हमें ये बताना इनमें से कौन सा आपका गलत है। पहला दिया जा रहा है फेनेरोस, और यहाँ पे दृश्य दिया गया, ये बिल्कुल राइट है। फिर दिया जा रहा है क्रिप्टोस छिपा हुआ, ये भी बिल्कुल राइट है। और यहाँ लिखा है जिम्नो नग्र, ये भी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे जो ब्रायोन दिया था, ओलिवर वट दिया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कि ब्रायोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, उभयचर होता है। इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, उभयचर आपका हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा डी दिया जा रहा है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये पॉइंट सारे याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। और ये क्वेश्चन का एआरओ ग्वालियर में आपका पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जो नारियल होता है, नारियल में कौन सा भाग खाया जाता है, तो नारियल कौन सा भाग खाया जाता है, वह आपका जो भ्रूणपोष भाग होता है। नारियल का जो आपका भ्रूणपोष भाग होता है ये आपका खाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ और पॉइंट नोट करें, भ्रूणपोष किस किस का खाया जाता है। जैसे एक नाम नोट करें, जो धान आता है, धान भी आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पॉइंट नोट करना जो आपका गेहूं होता है, गेहूं भी आपका इसी में आ जाता है। और नोट करना एक जो हमारा क्या हो जाता है, मक्का नोट कर लेना, मक्का भी आता है। एक नोट करना ज्वार होता है, ज्वार भी आ जाता है। एक नोट करना बाजरा होता है, एक नोट कर लेना बाजरा होता है। इन सभी में क्वेश्चन कोई भी पूछता है, अगर पूछता है बाजरा नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है, ये क्या होता है, भ्रूणपोष हो जाएगा। या पूछता है धान में खाने योग्य भाग कौन सा है, तब भी भ्रूणपोष आंसर होगा। यह पूछता है मक्का में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो वो भी आपका भ्रूणपोष आपका हो जाएगा। ये पॉइंट भी जरा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चिरोपेटेरियोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा आपका किया जाता है, ये हमसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चमगादड़ से। क्या हो जाएगा, चमगादड़ से हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और ध्यान रखना, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसे पूछेगा कि एक पौधे यानी एक ही पौधे के फूलों के बीच जो परागण होता है वह क्या कहलाता है। कभी अगर आपका दे देता है कि जो स्वपरागण बताइए क्या होता है, स्वपरागण बताइए क्या होता है, तो स्वपरागण आपका क्या हो जाता है, स्वपरागण परागण होता है कि एक ही पौधों के फूलों के बीच जो परागण होता है वह आपका स्वपरागण कहलाता है। यानी एक ही पौधे के फूलों के बीच में अगर परागण होता है क्या कहलाता है, वो आपका स्वपरागण कहलाता है। और अगर अगर यहाँ पे नोट करना, एक नोट कर लें जो हमारा पर परागण क्या होता है, यानी पर परागण क्या होता है ये भी ध्यान रखना। अगर ये पूछा जाता है पर परागण बताओ किसे कहते हैं, तो एक ही जाति के विभिन्न पौधों के फूलों के बीच जो परागण होता है वह क्या कहलाता है, वह आपका पर परागण आपका कहलाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना कि स्वपरागण किसे बोलते हैं और पर परागण किसे बोला जाता है, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। आप सीधा सीधा पूछेगा कि बताइए स्वपरागण किसे बोलते हैं, स्वपरागण किसे बोलते हैं, और कई सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगे। और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक ही पौधों के फूलों के बीच जो परागण होता है वो आपका स्वपरागण कहलाता है। और अगर एक ही जात के विभिन्न पौधों के बीच फूलों का परागण होता है वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका पर परागण आपका कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कोशिका में खनिज लवणों का जो प्रवेश होता है ये कहाँ से होता है, ये हमसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा आयनों के रूप में। क्या राइट आंसर हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा आयनों के रूप में। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ आपके कौन से हैं, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा स्टार्च और ऑयल। क्या हो जाएगा, स्टार्च और ऑयल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो स्तनधारियों का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वह आपका कौन सा होता है, वह आपका होता है चार कोष्ठी हृदय। कौन सा होता है, वह आपका होता है चार कोष्ठी हृदय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करते चलना, आप एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्पेरोफाइट का उदाहरण है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया, यानी निम्न में से कौन सा स्पेरोफाइट का आपका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा मशरूम। क्या हो जाएगा, मशरूम हमारा बिल्कुल राइट, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये सारे जितने पॉइंट यहाँ पे दोस्तों नोट करा, यकीन मान चलना आपको जब भी एग्जाम लगेगा यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस सारे मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे नोट करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करते चलना। और यकीन मान चलना मैं जितने भी सेट आपको कराता हूँ हर सेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देके चले आना और यहाँ से आप क्वेश्चन चेक कर लेना। आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो केमिस्ट्री को होता है। केमिस्ट्री के टोटल आपके 15 क्वेश्चन इसके भी आपके पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर को होते हैं, 60 नंबर की आपकी केमिस्ट्री भी पूछी जाती है। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉस्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन एआरओ कोलकाता में आया हुआ था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में। क्या हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो चारकोल होता है, चारकोल कैसा ईंधन होता है, ये आपका सस्ता ईंधन भी आपका चारकोल होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें पूछा जा रहा है जो हमारा कैल्सीपायराइड का क्या सूत्र, यानी क्या दिया जाए, कैल्कोपायराइड क्या दिया जा रहा है, हमारा कैल्कोपायराइड का क्या सूत्र है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ हिसार में आपका पूछा गया था। तो जो कैल्कोपायराइड का सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र नोट कर लें। कैल्कोपायराइड का सूत्र क्या होता है, ये आपका हो जाता है CuFeS2 हो जाता है, CuFeS2 हो जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये अयस्क किसका होता है, ये आपका जो कापर होता है, कापर का ये आपका एक अयस्क होता है। और दोस्तों एक कापर का और अयस्क नोट कर लेना, एक और अयस्क होता है, वह आपका क्या होता है, वह आपका मैलेकाइट होता है। वो कौन सा अयस्क आपका होता है, वह आपका होता है मैलेकाइट एक अयस्क और आपका होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन ये होता है कि जो मैलेकाइट है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नोट कर लेना, क्या हो जाएगा Cu और CO3 इंटू Cu और OH का होल्ड है, OH का क्या हो जाएगा, होल्ड ट्वाइस आपका हो जाएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है तो उसमें और दूसरे एक पॉइंट और नोट कर लेना, यहाँ पे कापर का एक अयस्क और वो भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी एग्जाम नोट कर लेना, क्या होता है, वो जो हमारा कापर ग्लांस होता है, कापर ग्लांस, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो कापर ग्लांस होता है ये भी आपका कापर का एक अयस्क होता है। इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, क्या हो जाता है, वो आपका Cu2S हो जाता है, Cu2S हो जाता है। एक मैलेकाइट नोट करना, एक कापर ग्लांस नोट कर, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है, यानी जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनका गुण क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो क्षारीय धातुओं का मेन गुण क्या होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है, इनका गुण होता है इलेक्ट्रॉन की आसानी से ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ये आपके आसानी से छोड़ देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ क्षार धातुएं लिख लेना कि कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, वहां पे सीधा सीधा पूछ लेता है इसमें बताइए क्षार धातुएं कौन सी हैं। तो कुछ क्षार धातुएं नोट कर लेना, ये भी आप एग्जाम में पूछी जाती है। जो क्षार धातुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक नोट करना क्या होती है, एक और नोट करना सोडियम हो गया,
और एक नोट का जो हमारा लिथियम हो गया, एक नोट का जो पोटेशियम हो गया, ये सारी क्या होती है, ये आपकी क्षार धातुएं आपकी ये होती हैं। और दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए कि जो हमारा कैरोसिन होता है, कैरोसिन में किस किस को रखा जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नोट कर लें, जो होता है कैरोसिन होता है, कैरोसिन समझ सकते हो मिट्टी का तेल होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, कैरोसिन बोला जाता है। यानी जो कैरोसिन होता है, कैरोसिन में कौन कौन से तत्व रखे जाते हैं, तो कौन सा रखा जाता है, इसमें एक तो आ गया सोडियम आपका हो जाता है, एक क्या होता है पोटेशियम हो जाता है। ये दोनों कहाँ रखे जाते हैं, आपके रखे जाते हैं किसमें, कैरोसिन में रखे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, ऐसे पूछेगा, या पूछेगा जो हमारा ये पोटेशियम होता है, ये पोटेशियम को आपको कहाँ पर रखा जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा कैरोसिन होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपको अंबाला यारों में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा भंगुरता। क्या हो जाएगा, भंगुरता हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो धातुएं होती है, ये तो हमारा बात होगी अधातुओं की बात होगी। अगर हम बात करें धातुओं की, धातुएं प्रायः क्या होती है, जो धातुएं होती है ये विद्युत और ताप की सुचालक होती है, एवं धातु जो होती है तन्य और अघात वर्ज्य होती है, जबकि अधातु में ये सब गुण नहीं पाए जाते। तो धातुओं के बारे में ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि धातुएं होती क्या, जो धातुएं होती है प्रायः विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं, और धातु तन्य और अघात वर्ध होते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मुद्राणुओं में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु होता है, ये हमसे पूछा गया, और ये दिल्ली यार में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा जो सीसा, टिन एवं हमारा एंटीमनी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक मिश्र धातु और होती है, वो भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जो स्टेनलेस स्टील होता है, यानी जो हमारा क्या होता है स्टेनलेस स्टील होता है, ये भी पॉइंट नोट कर लें। जो स्टेनलेस स्टील होता है, एक ये नोट कर लेना, यानी इसमें पूछा जाता है कौन कौन से इसमें मिश्रण, किस किस का मिश्रण आपका यहाँ पे होता है। और एक नोट करना जो हमारा कॉपर होता है, एक नोट कर लेना जो हमारा पीतल होता है, पीतल होता है, ये भी नोट कर लेना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, एक तो इसमें तुम्हारा आपका क्या होता है आयरन होता है, और क्या होता है एक आपका कार्बन होता है, और क्या होता है एक आपका क्रोमियम होता है। इनका ये मिश्रण होता है, यानी जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, इनका क्या होता है, इनका आपका मिश्रण आपका ये हो जाता है। और इसमें एक नोट कलर ये भी रहता है, एक इसमें निकल भी रहता है, एक नोट कलर निकल, यानी कि क्या क्या हो जाएगा, एक इसमें आपका आयरन आयरन हो जाएगा, और कार्बन हो जाएगा, और क्या होता है क्रोमियम हो जाएगा, और आपका निकल हो जाता है। इनका ये क्या होता है मिश्र धातु आपका होता है, जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है। और जो पीतल होता है, ये किसका मिश्र धातु होता है, ये नोट करना, एक तो नोट करना हमारा कापर हो गया, एक नोट कर लें कापर हो गया, और एक नोट कर लें जिंक हो गया, एक नोट कर लें जो हमारा जिंक होता है। इनका मिश्रण क्या होता है, इनका मिश्र धातु हो जाए, पीतल होता है इनका मिश्रण होता है। इनमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, एक कापर रहता है, एक आपका जिंक रहता है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 21 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, यानी पूछा गया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र इनमें से आपका कौन सा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, वो आपका होता है C3H8 होता है, C3H8 आपका हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों ये होता है कि एक प्रमुख एल्केन होता है, ये क्या होता है, ये आपका जो होता है ये प्रमुख एक क्या होता है एल्केन आपका हो जाता है। क्या होता है, ये आपका एल्केन एक हो जाता है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, ये क्या होता है, ये भी नोट कर लेना, CN और H2N+2 होता है। ये आपका इसका क्या हो जाता है, आपका सामान्य सूत्र आपका ये हो जाता है एल्केन का हो जाता है। तो जो हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा का, वो हो जाएगा C3H8 आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था 22 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से पाटमिक अम्ल कौन सा है, निम्नलिखित में से पामिटिक अम्ल कौन सा, ये हमसे पूछा गया। कौन सा पूछा गया, पामिटिक अम्ल कौन सा, ये इसमें पूछा गया। तो पामिटिक अम्ल कौन सा होता है, इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा। पामिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, C15 हो जाएगा, और H31 हो जाएगा, और COOH। ये किसका होता है, ये आपका पामिटिक अम्ल का सूत्र आपका हो जाता है।
और दोस्तों इसका एक पॉइंट और नोट करें, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आपका साबुन का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा होता है क्या, इसके द्वारा आपका साबुन का निर्माण किया जाता है। और ये भी पॉइंट नोट कर लेना, कभी भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, जो साबुन होता है, साबुन का सूत्र क्या होता है, यानी जो साबुन होता है, साबुन का सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो साबुन का सूत्र क्या होता है, इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, C17 हो जाएगा, H35 हो जाएगा और COONA हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये आपका किसका होता है, साबुन का आपका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि मोटर कारों में उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं कौन सा आपका होता है। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, शीशा, यानी जो लेड दिया जा रहा है ये हमारा शीशा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, ये तो इसमें जो राइट आंसर हमारा लेट दिया जा रहा है। लेकिन अगर इसमें ये ऑप्शन ना दिया जाता तो कुछ और ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिल जाते। एक क्या दिया जाए, मोटर कारकों से होता है, यानी इनसे प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और एक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, एक क्या होता है, इसमें आपका हाइड्रोकार्बन भी होता है, और एक क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर भी होता है। एक क्या होता है, कौन सा प्रदूषक होता है, वह पार्टिकुलेट मैटर भी होता है। उसे हम लिखते हैं कैसे, उसे लिखते हैं PM, और यहाँ पे 2.5 कर देना, और यहाँ पे PM और 10 हो जाएगा। अब एक नोट करना, ओजोन हो जाता है। एक कौन सा होता है, ओजोन आपका होता है। एक नोट करना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एक क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आपका हो जाता है। यानी मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाले ये सारे क्या होते हैं, प्रदूषक आपके हो जाते हैं। इन्हीं में कोई ना कोई ऑप्शन आपको बिल्कुल आपको देखने को मिल जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया कौन सी है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसमें पूछा गया कि रासायनिक प्रक्रिया की प्रक्रिया इसमें कौन से, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है, मोटर कारकों में पेट्रोल का दहन दिया जा रहा है, मोटर कारकों में पेट्रोल का दहन दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है कि ये वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ का रंग रूप या हो गया गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, वो आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं, दूध का दही में बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये कैसी प्रक्रिया होती है, ये सारी सारी आपके रासायनिक परिवर्तन आपके ये सारे के सारे हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक जो पॉइंट ये दिया गया, पेट्रोलियम का शोधन, यानी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शोधन, ये भी नोट करना, यहाँ से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पेट्रोलियम जो शोधन होता है ये किस विधि से होता है, ये आपका होता है किस विधि से होता है, ये प्रभाजी आसवन विधि से होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल होता है। 70 डिग्री सेल्सियस जैसे हम गर्म करते हैं वहाँ से पेट्रोल आ जाता है। और उसके बाद अगर 170 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हम गर्म करते हैं, क्या आता है, आपका कैरोसिन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या निकलता है, कैरोसिन हमारा निकल आता है, कैरोसिन निकल आता है। और एक पॉइंट नोट करना, जैसे 270 डिग्री सेल्सियस जैसे हम गर्म करते हैं तो हमें डीजल प्राप्त हो जाता है। हमें क्या प्राप्त होता है, वहाँ पे डीजल प्राप्त हो जाता है। तो मेन पॉइंट आपको ये नोट करना, जो पेट्रोलियम का शोधन होता है ये किस विधि से होता है। जो पेट्रोलियम का शोधन होता है, जो पेट्रोलियम दिया जा रहा है, इसका शोधन किस विधि से किया जाता है, इसका नोट कर लेना, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सा नोट कर लेना, इसका नोट कर लेना, प्रभाजी आसवन विधि नोट कर लेना। ये सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 25 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है। यह जो मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है, तो मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है, इसका आपका होता है मृदु विरेचक के रूप में। कहाँ होता है, मृदु विरेचक के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते चलना, आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है, कितना क्वेश्चन रॉन्ग होता है। अगर आप यहाँ पे 35 तक क्वेश्चन सही कर पा रहे, आपकी तैयारी बहुत जल्द सही चल रही है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे एक जो पीड़ाहारी, पीड़ाहारी होता क्या है, पीड़ाहारी क्या होता है, ये आपका दर्द निवारक होता है। पीड़ाहारी क्या होता है, आपका दर्द निवारक होता है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट कर लें, जो यहाँ पे दिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है प्रतिजैविक। ये प्रतिजैविक क्या होता है, तो प्रतिजैविक जो होता है ये क्या है, जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है। प्रतिजैविक क्या होता है, ये आपका जीवाणुओं के विरुद्ध आपका ये कार्य करता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य का परमाणु क्रमांक क्या होगा। और गया एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 33 दिए रहे हैं, 33 हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और दूसरी यहाँ पे और कुछ पॉइंट नोट कर लें, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो ये आपका होता है ये कौन से वर्ग में आपका आता है, तो ये 15वें वर्ग में आपका जो नाइट्रोजन होता है ये आपका 15वें वर्ग में आपका ये
जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, 15वें वर्ग में एक आपका नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये सारे इसी के साथ आपके आ जाते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 27 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कैलिफोर्नियम किसका सदस्य होता है, यानी हमारा कैलिफोर्नियम दिया जा रहा है, ये आपका किसका सदस्य होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो कैलिफोर्नियम होता है ये आपका किसका सदस्य होता है, ये आपका एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है, ये आपका एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य आपका हो जाता है। और जो कैलिफोर्निया होता है, कैलिफोर्निया का नोट करें, जो परमाणु संख्या क्या होती है, यानी जो इसकी परमाणु संख्या आपकी क्या होती है, यानी इसकी ये बताइए इसकी परमाणु संख्या आपकी क्या होती है। तो इसकी जो परमाणु संख्या नोट कर लेना 98 आपकी हो जाती है। और इसका संकेत भी नोट कर लेना, इसको हम संकेत क्या होता है, संकेत नोट किसे हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है CF के द्वारा आपका इसे लिखा जाता है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। और दोस्त यही, और जो हैलोजन होता है, हैलोजन भी कई बार आप एग्जाम में पूछा जाता है, हैलोजन ये किस वर्ग का तत्व होता है, इसका भी नोट कर लें, ये किस वर्ग में आता है, ये आपका 17वें वर्ग में आपका आता है। किस वर्ग में आता है, ये आपका 17वें वर्ग में आपका ये आता है। ये भी पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। और यहाँ पे कई बार एग्जाम पूछा जाता है जो अक्रिय गैसें होती हैं, यानी जो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस आपकी किस वर्ग में आती हैं। तो अक्रिय गैस किस वर्ग में आती है, ये भी नोट कर लेना। अक्रिय गैस किस वर्ग में आती है, आपकी 18वें वर्ग में आती है। किस वर्ग में आती है, ये आपकी 18वें वर्ग में अक्रिय गैसें सारी आती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन तो आपका सामने दिख ही रहा है कि ARO सिकंदराबाद में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है, यानी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। ये किसकी तरह कार्य करता है, ये आपका निर्जली कारक के रूप में आपका ये कार्य करता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है, इसमें पूछा गया कि बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, मीथेन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। और जो मीथेन होता है इसका जो आपका आणविक सूत्र क्या होता है, जो मीथेन का आणविक सूत्र भी नोट कर लेना, क्या होता है CH4, इसका मीथेन का आणविक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों जो एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो LPG गैस होती है, यानी जो LPG गैस होती है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी जो LPG गैस होती है इसमें क्या क्या भर पाया जाता है, ये पूछा जाता है। LPG गैस में क्या क्या मिश्रित गैस का भरा होता है, यानी LPG जो गैस होती है इसमें कौन कौन सी गैस भरी होती है। तो LPG में होती क्या है, इसमें तो एक आपकी ब्यूटेन होती है, एक क्या होती है आपकी, इसमें आपकी एक ब्यूटेन हो जाती है, और एक क्या होती है, एक आपका प्रोपेन होता है, एक क्या होता है आपका प्रोपेन आपका हो जाता है। यानी जो LPG गैस में ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रित गैस का भरा होता है, यानी LPG में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगर ये पूछा जाए LPG में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें आपका ब्यूटेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीधा सीधा आपसे पूछेगा जो LPG गैस होती है इसमें किसकी मात्रा, कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो आपका ब्यूटेन वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाया जाने वाला उर्वरक कौन सा होता है। तो कौन सा उर्वरक हम उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट। जब हम खेती करते हैं और बीज बोते हैं तो जो उर्वरक हम यूज करते हैं, कौन सा उर्वरक उस समय यूज करते हैं, नाइट्रेट का यूज वहां पे ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना कि मिश्रित उर्वरक कहा जाता है, यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मिश्रित उर्वरक कौन सा, यानी मिश्रित उर्वरक एक नोट कर लेना, मिश्रित जो हमारा उर्वरक होता है, मिश्रित उर्वरक कौन सा होता है, तो वह कौन सा हो जाता है, वह आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और जो है पोटेशियम दिया जा रहा है, इनका मिश्रण क्या होता है, इनका मिश्रण आपका मिश्रित उर्वरक आपका ये कहलाता है। और यहाँ से क्या होता है, हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। और आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, यानी टोटल 20 नंबर की आपकी फिजिक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और पहले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्यावर्ती ओल्टता कौन सी है, यानी प्रत्यावर्ती जो ओल्टता है, ये हमसे इतना क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका ARO कोलकाता में आपका आया हुआ था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा समय के साथ ज्या वक्र के अनुरूप परिवर्तित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट हमारा आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि जो प्रत्यावर्ती ओल्टता आपकी वी होती है, किसकी बराबर होती है, इसका लिख लेने का रोल क्या होता है, साइन ओमेगा टी हो जाए, साइन ओमेगा टी आपका हो जाता है ये।
तो जो प्रत्यावर्ती उल्टा होती है, जो प्रत्यावर्ती उल्टा ये समय के साथ जो ज्या वक्र के अनुरूप परिवर्तित आपकी होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। निम्न में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा एक्स किरणें। क्या हो जाएगा, एक्स किरणें हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि टेलीविजन का के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि, और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। यानी पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां पे नहीं पहुंच पाते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो इसमें पूछा जा रहा है कि 34 नंबर में कि जो एक विडी कोण का कार्य क्या होता है, विडी कोण का कार्य सिद्धांत क्या है। यानी जो विडी कोण का कार्य सिद्धांत क्या है ये पूछा जा गया है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो विडी कोण का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा, इसका ये राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रकाश चालकता दिया जा रहा है यानी प्रकाश चालकता दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका क्वेश्चन का हो जाता है। दोस्तों ये सारे मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी पेपर देने जाएंगे आप एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं जितने स्टेट करा रहा हूँ बस आप ये सारे स्टेट तैयार कर लेना। आप एग्जाम तक मैं इतने स्टेट करा दूंगा और सारे में मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन करो। अगर आप सारे स्टेट भी करके चले जाएंगे ना पेपर दें तब भी आपका कोई क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला। और आपको यहाँ पे आइडिया यह तो लगता ही रहेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप वैसे ही तैयार करते रहें। और दोस्तों आप एक बार नोट्स जरूर लेना। बस वो नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये तैयार कर लेना। वो नोट होंगे कि आपके जो बायोलॉजी हो गया और वहाँ पे आपका फिजिक्स हो गया, वहाँ पे आपका केमिस्ट्री हो गया और वहाँ पे ये मैथ हो गया और जीके हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट नोट्स आपके हैं। यानी ये मान चलना जो भाई ये नोट्स तैयार कर लेते हैं आपको कुछ भी कोई भी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप नोट्स ले रखे हैं उसे बिल्कुल यकीन मान चलना कि आप तैयार कर ले। उसमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा गए सारे आपको जो टीचर्स पैटर्न न्यू पैटर्न सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। तो आप एक बार वो तैयार करके जाना। पेपर में 100% गारंटी लेता हूँ, कंफर्म है कि आपके पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बस वो कंप्लीट नोट्स आप तैयार कर लेना। और जो भाई नोट्स ना लिए हो ना, जो स्क्रीन में ये व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी नोट्स आपको कैसे मिलेंगे ये सारे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण उसकी है, ये पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में आपका पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा उच्च आवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, उच्च आवृत्ति हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि होता है क्या, अगर तारत्व अधिक होगा आपका, यानी जो आपका जो तारत्व का अधिक होना क्या होता है, पतली ध्वनि हो जाती है। एवं तारत्व का कम होना क्या हो जाता है, वो आपकी मोटी ध्वनि का कारक आपका हो जाता है। यानी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर का तीक्ष्ण होने का कारण उसकी क्या होती है, तारत्व होता है। क्या होता है, उसकी उच्च आवृत्ति या तारत्व आपका होता है। तारत्व का अधिक होना क्या होता है, पतली ध्वनि हो जाती है। और तारत्व का कम होना क्या हो जाता है, मोटी ध्वनि आपका हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, जीके वाला क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाता है। और जीके टोटल आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। 4 नंबर एक क्वेश्चन होता है, 40 नंबर की आपकी जीके पूछी जाती है। और जीके जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर नोट करना, हथनोरा। क्या हो जाएगा, हथनोरा जो हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है इसमें 37 नंबर में पूछा गया कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी की ईरानियों द्वारा कहा जाता था, क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अल्मोड़ा में आपका पूछा गया था।
तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा हिंदोस। क्या कहा जाता है ईरानियों द्वारा, क्या कहा जाता है ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 38 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि लौह युग का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से खालिस्तान की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। यानी पूछा गया पहले किसका यूज होता था अब बाद में किसका यूज होने लगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं लौह युग कहा जाता है। क्योंकि पहले यूज किसका होता, पहले यूज होता था कांसा का। पहले किसका यूज होता था, पहले यूज होता था कांसा की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। यहाँ पहले यूज किसका होता है, कांसा का पहले यूज आपका होता है। क्योंकि लौह युग का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय क्या हुआ, दौरान पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों का मुख्य रूप क्या होता है, कांसा की जगह। कांसा की जगह किसने ले लिया, कांसा की जगह हथियार लोहा ने ले लिया। इसी वजह से इसको क्या कहने लगा, इस वजह से इसको लौह युग आपका कहा जाने लगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। और ये क्वेश्चन एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाए, कल्प जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 40 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि हर्यक वंश से मगध के पहले खालिस्तान शासक कौन थे। यानी हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा, बिंबिसार हो जाएगा। यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे, मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठे थे। ये कब बैठे थे, ये बैठे थे आपके 544 ईस्वी में आपके बैठे थे। और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 41 नंबर आता है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था। और ये क्वेश्चन हमारा यारो जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पहली हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो प्रथम बौद्ध संगीत है ये कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी, ये आपकी 483 ईस्वी पूर्व में आपकी हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, इसका स्थान भी नोट कर लें। इसका स्थान कहाँ पे हुई थी, ये कहाँ पे आपकी हुई थी, ये आपकी राजगृह में आपकी हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये आपकी राजगृह में आपकी हुई थी। और अगला क्वेश्चन हमारा था 42 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि भारतीय समाज के 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ अंबाला में आपका पूछा गया था। तो किसने वर्गीकृत किया था, ये वर्गीकृत किया था मेगस्थनीज ने। किसने वर्गीकृत किया था, मेगस्थनीज ने क्या किया था, 7 वर्गों में आपको विभाजित किया था। और ये 7 वर्ग थे कौन कौन से, ये 7 वर्ग आपके कौन से, जो प्रथम वर्ग था वो आपका दार्शनिक का था। दूसरा वर्ग क्या था, वह कृषक का था। तीसरा वर्ग क्या था, पशुपालक का था। और चौथा क्या था, कारीगर का था। और पांचवा क्या था, योद्धा का था। और जो छठा था, निरीक्षक का था। और सातवां क्या होता है, सभासद का आपका था। मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज जो था इसमें सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा नहीं पाई जाती। इन्होंने यह भी आपको बताया था। ये 7 जो वर्ग है इन्हें याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 43 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है कि त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो अभी क्या होता है, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन और पूछा गया, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मा जी की एक मूर्ति है, ब्रह्मा जी की केवल एक ही मूर्ति जो बनी है, कहाँ पे बनी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। ये क्वेश्चन आपका जीके में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, कहाँ पर है ये मंदिर, आपको नोट करना, पुष्कर में है। कहाँ पे है ये मंदिर, आपका पुष्कर में है। और पुष्कर है कहाँ, पुष्कर कहाँ पड़ता है, पुष्कर आपका ये राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर, और कहाँ पे, वो पुष्कर में है। और पुष्कर है कहाँ पे, राजस्थान में। ये भी पॉइंट नोट करना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है 44 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका यारो कोल्हापुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 45 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
खालिस्तान द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। यानी कि किसने इसकी स्थापना की थी, किसने स्थापना की थी? राइट आंसर नोट कर लेना, कुमार गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 450 से लेके और 470 नोट कर लें, 470 ईस्वा पूर्व इसकी स्थापना आपकी की गई थी। ये भी पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, इतने आपके मैथ के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आपकी तैयारी चली और जो 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, इसमें क्या पूछा गया है कि 600 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। और देखिए यहाँ पे दर कितनी दी जाए, 10% वार्षिक दी जा रही थी। क्या दी जाए? 10% वार्षिक। दो 10 बटे क्या होता है, 10% बराबर होता है क्या है? तो ये होता है, हम कैसे लिख सकते हैं, 10 बटे हम 100 लिख सकते हैं, यानी 10 से 10 कटेगा, 1/10 हो जाएगा। अब देखो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये आप कैसे भी लगाते हैं, लेकिन जो मेथड मैं लगा रहा हूँ अगर आप ये मेथड लगाएंगे थोड़ा टाइम आपको वहां पे कम लगता है। यानी समय कितना दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है 2 वर्ष। समय कितना दिया गया, 2 वर्ष हमें समय यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे 10 पर से 1/10 यानी कि 10 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 2 बार दिया जाए तो समय कितना, 2 वर्ष है यहाँ पे, तो एक बार 10 से हुआ फिर 11 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, 10 से 11 हो गया। और समय दिया गया 2 वर्ष दिया गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 10 से 11। यहाँ पे 2 बार समय दिया गया, 2 बार लिखेंगे, अगर 3 लिखा होता तो 3 बार लिखते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सिंपल से करना है क्या, इन दोनों का गुणा कर दे, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, तो 10 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 11 गुणे 11 करेंगे कितना, 121 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे साथ दिया जाता है ये हमेशा क्या होता है, आपका होता है मूलधन होता है। और जो यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपका मिश्र धन आपका यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बताइए, मूलधन अगर 100 रुपए का था और मिश्र धन आपका 121 हो गया, यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया हमारा 21 रुपए, कितना बढ़ गया, 21 रुपए। और यहाँ पे जो ये दिया जा रहा है ये क्या है, मूलधन। और सवाल में कितना मूलधन दिया गया, मूलधन दिया गया 600, लेकिन यहाँ पे मूलधन दिया गया, टोटल जो सवाल दिया गया 600, लेकिन यहाँ पे उन दोनों का गुणा करते हैं कितना, 100 निकल के आता है। तो ये जो हमारा कितने गुना है, ये हमारा 6 गुना है। कितने गुना, 6 गुना है। तो हमसे पूछा गया कि अर्जित ब्याज, और ब्याज यहाँ कितना मिला, 21 है। तो इस ब्याज को हम क्या कर देंगे, सिंपल 6 गुना ब्याज को भी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 के 6 हो गया, और 6 दूनी ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 126 रुपए का हमारा ब्याज मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं। अगर आपकी थोड़ी भी मैथ आती है, आप जो 5 क्वेश्चन मैथ आते हैं बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 47 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तार दिया गया, यानी एक तार मान लो, उसे क्या बनाएगा, एक वर्ग बनाया गया, एक क्या बनाएगा, वर्ग बनाया गया। और इस वर्ग का जो हमें दिया क्या गया, क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग क्या दिया गया, क्षेत्रफल। हमें इसका अंदर का जो क्षेत्रफल कितना दिया जा रहा है वो आपका दिया जा रहा है 484 दिया जा रहा है। अब हमसे ये बोला जाता है कि अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, अब इसे क्या मोड़ा जाए, वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर जो इसका क्षेत्रफल है तो इसकी जो भुजा, ये मान लो जो परिमाप होगा, अब ये मान लो पहले ये इसका था, अब ये मान लो परिमाप हो गया। अब ये जो इसकी भुजाएं हैं तो इन्हीं भुजाओं से हम वृत्त बनाएंगे, यानी जो ये इसकी लंबाई हो गई और जो ये चारों भुजाओं की लंबाई हो गई, ये तो लंबाइयां सभी क्या हो जाएंगी, बराबर ही आपकी हो जाएंगी। तो सबसे पहले निकालो इसका परिमाप क्या होगा। अगर इसका क्या दिया जाए, क्षेत्रफल, तो जो वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और यानी ए स्क्वायर का मान अगर 484 है तो भुजा ए का मान कितना आ जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा, 22 निकल के आएगा। अब ये बताओ जो चारों भुजाएं हैं इनका अगर इन सभी की लंबाइयां कितनी है, तो लंबाइयां क्या होती है, इनका परिमाप हो जाएगा। लंबाइयां क्या हो जाएगी, इनका लंबाइयां क्या होगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है। तो इसमें 4 गुणे कितना, भुजा कितनी दी जा रही है, भुजा हमें यहाँ पे कितनी दी जा रही है, वो दी गई 22। तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दें, कितना यहाँ पे लिख देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसकी भुजा कितनी, परिमाप कितना निकल के आ जाएगा, परिमाप आपका 88 निकल के आ जाएगा।
ये तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, परिमाप आपका निकल के आ जाता है। अब इसी परिमाप को, ये जो परिमाप दिया गया, अब इसी परिमाप को एक वृत्त बनाया गया। अब ये बताइए जो वृत्त है, अब ये तो जिसकी लंबाई तो बराबर ही होगी, अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर में पहले आर का मान निकालो। आर क्या होता है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप आपका होता है 2 पाई आर होता है। तो कितना होता है, 2 गुणे ये पाई का मान लिख दो 22/7 लिख दो। और यहाँ पे आर का मान निकालना, आर का मान कितना निकलो, आर का मान हमें निकालना ही। और ये बराबर दिया किसके दिया जा रहा है, ये 88 के बराबर आपके दिया जा रहा है। अब जो वैल्यू कटे यहाँ पे काट दो, 2 से इसे काटा है कितना आ गया, ये आपका 44 हो गया। अब 22 से इसे हमने काट दिया, कितना हो गया, ये 2 हो गया। और 7 का इधर गुणा कर देंगे, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान हमें पता है क्या होता है, 22/7 होता है। और आर का मान अभी हमने निकाल दिया, क्या निकाला, 14 निकाला। 14 गुणे 14 कर देंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसे गुणा करो, 14 दूना ये आपका कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसे गुणा किससे करना है, 22 से इसे गुणा कर देना है। तो यहाँ देखिए 8 दूना 16 करते हैं, और इसको गुणा करो, 28 गुणे आप 22 जैसे ही करते हैं, यानी 28 गुणे आप 22 करें, कितना आपके निकल के आ गया, ये 22, इसका गुणा करें कितना है, ये आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जाता है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 48 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया कि यदि एक साड़ी 19 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए ये उसे साड़ी को किस मूल्य में बेचना चाहिए, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टोटल जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमें पता है 100% हमारा ये होता है। इसमें दिया क्या चाहिए, एक साड़ी को 19 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, यानी कि 5% नुकसान हुआ है। तो ये बेची कितने भाई, 95% में बेची गई, और रुपए में कितनी बेची हमने, 1900 की बेची है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि यदि हम 15% का लाभ लें, अगर 100% हमारा सीपी है, अगर 15% का प्रॉफिट लेंगे तो कितने बेचेंगे, 115 का हम इसे बेचेंगे। तो यहाँ पे 95% का मान दिया जा रहा है, तो हमें निकालना कितना, 115% मान निकालना है। तो 115% मान कितना हो जाएगा, नोट कर लेना, ये हो जाएगा 1900, और ये 95% नीचे आ जाएगा, और इसे 115 से इसे हम कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसे आप जैसे ही सॉल्व करते हैं, यानी इसका जैसे ही आप सॉल्व करोगे, यानी काटोगे पीटोगे, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आपका आ जाएगा 2300 निकल के आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 2300 आपका ये निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, आप एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 49 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, प्रथम 39 यानी प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए सम संख्या दोस्तों होती क्या, सम संख्या होती है 2-2 की गैपिंग में होती है। जो भी संख्या सम संख्या होती क्या होती है, 2-2 की गैपिंग में होती है। यानी पहली संख्या हमारी 2 रही होगी, फिर 4 रही होगी, फिर हमारी 6 रहेगी, ऐसे ऐसे चलती जाएंगे। तो आगे जो 39 लास्ट संख्या हमें मिलेगी वो कितनी मिली होगी, वो हमें 78 मिली होगी। यानी इसका क्या हो जाएगा, 78 मिली, इसका जो डबल हो जाएगा, क्योंकि 2-2 गैपिंग होती है, लास्ट संख्या हमें 78 मिली होगी। अब इनका हमसे पूछा जा रहा है, ये बताइए इनका औसत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो औसत दोस्तों हमने बताया जब एक सीरीज चल रही हो, तो पहली संख्या आप पहली संख्या ले लें और इसकी जो आखिरी संख्या ले लें, इन दोनों का योग कर लें, यानी कि 78 और प्लस 2 और बटे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा तो 80 हो जाएगा, और 80 बटे 2 जैसे हम करते हैं कितना निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों आज के स्टेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो पहले क्या है, एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में। इनका सिंपल एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, वो आपका निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। 10 से भाग किया ये 6 आ गया, ये 12 से भाग किया कि 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 15 से भाग करो 15 चौको 60 यहाँ पे आ जाएगा।
और दोस्तों ये जो मान निकले हैं, ये मान है कि ये मतलब क्या होता है, जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, बी इसमें एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो ये बताइए जो अगर इन तीनों को हम काउंट कर दें, इन तीनों क्या जोड़ते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर हम ये जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करें, ये 5 6 11 हो जाएगा, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। और कुल काम कितना, हमारे कुल काम 60 है, यानी तीनों एक दिन में अगर 15 काम करते हैं, कुल काम 60 है, तो 60 काम करने में कितना समय लेगी, इस कुल काम को भाग करते हैं, तीनों एक दिन में काम करते हैं। काटो कितना है, 15 चौको 60 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं जितने सेट करा रहा हूँ सारे सेट आप सोल्व करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर भी कोई अगर आपका डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल आपको कराऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।